हेलो एवरीवन, मैं नीलम सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नीव जीके में, जिसमें हम संविधान की श्रृंखला देख रहे थे। अभी तक हमने पिछली कक्षाओं में भारत के संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक को पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम शुरू करते हैं भाग 2 पार्ट 2 को पढ़ना, जिसमें नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं। भाग 2 नागरिकता सेक्शन भाग 2 नागरिकता पार्ट 2 सिटीजनशिप, जिसमें आर्टिकल 5 to 11 की बात कही गई। पार्ट 2 सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11 नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। सबसे पहले समझते हैं नागरिकता है क्या। नागरिकता को समझने से पहले हमको व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति 2 प्रकार का हो सकता है किसी देश से संबंधित। एक जो उस देश का हो और जो देश के बाहर का हो। व्यक्ति 2 प्रकार के हो सकते हैं किसी व्यवस्था में, जो उस देश का हो और जो उस देश के बाहर का हो। जो देश का हो वो उस देश का नागरिक कहलाएगा और जो बाहर का है उसे हम सामान्यतः विदेशी या गैर नागरिक कहते हैं, फॉरेनर या नॉन सिटीजन। नागरिक, अब इस तरीके से इनमें डिफरेंशिएट करना क्यों आवश्यक है? यह आवश्यकता इसलिए आ पड़ती है क्योंकि जो नागरिक होगा वो हमारा अपना होगा, और जब ये अपना है तो इसे अधिकार भी दिए जाएंगे, साथ ही साथ इसकी जिम्मेदारियां भी सुनिश्चित की जाएंगी। जो व्यक्ति अपना है, जो देश का खुद का व्यक्ति होगा, उसको विदेशी व्यक्ति की तुलना में अधिकार भी ज़्यादा मिलेंगे और वह विदेशी व्यक्ति की तुलना में जिम्मेदारियों का भी ज़्यादा वहन करेगा। इसीलिए सबसे पहले जब कोई देश या किसी संविधान को बनाने की बात कही जाती है तो पहले टेरिटरी हमने डिसाइड किया पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम क्या करते हैं, व्यक्तियों को पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन हमारा अपना होगा और कौन अपना नहीं होगा। तो हमने अपने व्यक्तियों को विशेष अधिकार दिए और उनको क्या कहा, नागरिक कहा। तो इनके अधिकार भी ज़्यादा हुए, साथ ही साथ देश के प्रति इनकी जिम्मेदारियां भी ज़्यादा हुई। पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 हमारे देश में नागरिकों की बात करेगा कि कैसे हमारे देश के लोगों को नागरिकता दी जाती है। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे इन आर्टिकल्स को याद करने की। तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये टोटल 5 से लेकर के 11 तक के आर्टिकल हैं जो इस पार्ट में आते हैं सिटीजनशिप में। देखते हैं पहले उनकी हेडिंग्स। सबसे पहला, प्रारंभ में नागरिकता। ऐसा याद कीजिए, प्रारंभ में नागरिकता। इसके बाद आने वाले मतलब भारत में आने वाले, भारत से जाने वाले, भारत में आने वाले लोगों के लिए नागरिकता, भारत से जाने वाले लोगों के लिए नागरिकता। 8 विदेशों में रहने वाले। 8 किसकी बात करेगा, विदेशों में जो लोग रह रहे थे उनके लिए नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी। 9 नागरिकता की समाप्ति, सिटीजनशिप कैसे वापस ली जा सकती है या त्यागी जा सकती है। 10 ये कहता है कि नागरिकता का अंत, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का अंत क्या होगा, केवल कानून के माध्यम से ही किया जा सकता है, ये कहता है। ऐसा याद रखें, आर्टिकल 10 नागरिकता का अंत, डिटेलिंग में देखेंगे। और आर्टिकल 11 कहता है कि आर्टिकल 11 बात करता है संसद की शक्ति,
किस चीज से संबंधित संसद की शक्ति? नागरिकता से संबंधित। किससे संबंधित? नागरिकता से संबंधित। फिर से देखें, आर्टिकल 5 प्रारंभ में नागरिकता, 6 भारत आने वाले, 7 भारत से जाने वाले, 8 विदेशों में रहने वाले, 9 नागरिकता की समाप्ति, 10 नागरिकता का अंत किससे होगा? केवल और केवल कानून के माध्यम से किया जाएगा। और 10 क्या कहेगा? 11 क्या कहेगा? 11 कहता है संसद की शक्ति किससे संबंधित? नागरिकता से संबंधित। स्पेलिंग करने में सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 5, और आर्टिकल 5 कहेगा कि प्रारंभ में नागरिकता, संविधान लागू होने के समय नागरिकता या प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान करेगा। इसे हम देखते हैं कुछ इस प्रकार से कि कोई व्यक्ति जो स्वयं भारत में जन्मा हो या उसके माता या पिता भारत में जन्मे हो, का जन्म कहाँ हो? भारत में हो, तो वो क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा। कोई व्यक्ति जो खुद भारत में पैदा हुआ हो या उसके माता या पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो तो क्या हो जाएगा? वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। आर्टिकल 5 इसकी बात करेगा, प्रारंभ में नागरिकता की। आर्टिकल 6 का टाइटल है आने वाले। कहां से? तो ये ऐसा है, भारत आने वाले। आने वाले समझिएगा, जब भारत को स्वतंत्रता दी गई तो 2 हिस्से हुए, भारत और पाकिस्तान। तो कुछ ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान से भारत आए और कुछ ऐसे लोग थे जो भारत से पाकिस्तान गए। इनके लिए नागरिकता के अलग प्रावधान किए गए हैं। समझते हैं सबसे पहले भारत आने वाले। तो यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा हो, लेकिन डेट क्या होनी चाहिए? पाकिस्तान से भारत आने की जो डेट होगी वो होगी 19 जुलाई 1948। मतलब कोई व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गया हो वो भारत का नागरिक होगा। कोई व्यक्ति जो भारत आया हो पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 से पहले, तो क्या कहलाएगा? वो भारत का नागरिक होगा। इसके लिए शर्त ये होगी कि उसका स्वयं का या माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से किसी का जन्म क्या हो? भारत में हो। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो 19 जुलाई 1948 से पहले, उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी यदि वह स्वयं अविभाज्य भारत में या उसके माता पिता में से कोई एक या दादा दादी में से कोई एक या नाना नानी में से कोई एक व्यक्ति जो होगा क्या होगा? भारत में पैदा हुआ हो तो क्या हो जाएगा? वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा या भारत की नागरिकता उसे दी जा सकती है। यह था आपका आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल 7 जो कहता है जाने वाले, मतलब भारत से जाने वाले, भारत से जाने वाले। समझिएगा क्या प्रावधान था। कोई व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान गया और वापस पाकिस्तान से भारत आ गया। कोई व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चला जाए और पाकिस्तान से वापस क्या हो जाए? भारत आ जाए, बट वापस आने की तिथि वही रहेगी 19 जुलाई 1948। भारत से पाकिस्तान जाकर के पाकिस्तान से वापस भारत आ जाए 19 जुलाई 1948, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। लेकिन आवेदन क्या करेगा? 6 माह निवास के बाद। यदि कोई व्यक्ति क्या हुआ? भारत से चला गया पाकिस्तान और पाकिस्तान से वापस भारत आ गया, लेकिन कब? 19 जुलाई 1948 से पहले आना है उसको वापस, तो वो भी भारत का नागरिकता ले सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 6 महीने भारत में रहने के बाद आवेदन के माध्यम से वो क्या कर पाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा या भारत की नागरिकता ले सकता है। ध्यान रखेंगे, जो पाकिस्तान से डायरेक्ट भारत आए थे वो तो या तो स्वयं पैदा होंगे या माता पिता में से कोई एक या दादा दादी में से या फिर नाना नानी में से कोई एक व्यक्ति अगर पैदा हुआ वो आएगा और उसको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जो भारत छोड़ के पाकिस्तान गया और वापस पाकिस्तान से भारत आया, उनके लिए प्रावधान किया गया कि उनको 6 माह निवास करने के बाद ही नागरिकता मिल सकती है। तो आर्टिकल 6 और 7 में ये डिफरेंस आपको दिखाई देगा।
आर्टिकल 6 उनके लिए है जो पाकिस्तान में रह रहे थे और भारत आ गए, और आर्टिकल 7 उनके लिए जो भारत में रहते हुए पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान से वापस भारत आ गए। तो आर्टिकल 6 और 7 में माइनर सा डिफरेंस है, उसको थोड़ा ध्यान देंगे। अगला है आपका आर्टिकल 8, और आर्टिकल 8 कहता है विदेशों में रहने वाले, विदेशों में रहने वाले। आर्टिकल 8 क्या कहता है? विदेशों में रहने वाले। समझिएगा, ऐसे कुछ लोग, भारतीय लोग, भारतीय मूल के लोग जो स्वतंत्रता के समय या संविधान लागू होने के समय क्या थे? विदेशों में रह रहे थे, ना पाकिस्तान में रह रहे थे ना भारत में रह रहे थे। उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया आर्टिकल 8 में। क्या था? यूरोप के कई सारे या विश्व के कई सारे जो देश थे वो ब्रिटेन के उपनिवेश थे, तो श्रमिकों के रूप में या सिपाहियों के रूप में कई सारे लोग ऐसे हुए जो ब्रिटिश सेना में शामिल हुए या ब्रिटिश इंडस्ट्रियल सेक्टर में शामिल हुए और यहाँ से भारत से बाहर जाकर के रहने लगे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उनके लिए भी नागरिकता का प्रावधान किया गया कि कोई व्यक्ति जो विदेशों में रह रहा हो, क्या होगा? भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो विदेशों में रह रहा हो, उसको अगर नागरिकता चाहिए, अगर उसको नागरिकता चाहिए तो वो इसके लिए क्या करेगा? एक आवेदन देगा, और ये आवेदन किसके समक्ष देगा? तो आवेदन उस वहाँ के राजनयिक के पास देगा, एम्बेसडर के पास देगा, और आवेदन देने के बाद उसको क्या हो जाएगा? नागरिकता दे दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी। एकदम सिंपल सा है। आर्टिकल 8 कहता है कि ऐसे लोग जो उस समय ना तो भारत की टेरिटरी में रह रहे थे ना पाकिस्तान की टेरिटरी में रह रहे थे, इसके अलावा किसी अन्य देश में रह रहे थे लेकिन भारतीय मूल के थे, तो उनको अगर नागरिकता चाहिए तो वो अपने जिस भी संबंधित देश में थे वहां के एम्बेसडर के पास क्या करेंगे? आवेदन देंगे, और आवेदन देने के बाद उनको क्या हो जाएगी? नागरिकता भारत की मिल जाएगी। तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8। आर्टिकल 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता, आर्टिकल 6 पाकिस्तान से आने वाले लोग या फिर भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता, आर्टिकल 7 भारत से बाहर जा करके वापस जो आ रहे हैं उनके लिए नागरिकता, और आर्टिकल 8 ऐसे लोग जो विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान करता है। आर्टिकल 5, 6, 7, 8 ध्यान देंगे, ये प्रारंभिक स्थिति में नागरिकता देने के लिए बनाया गया था। अब आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 के माध्यम से नागरिकता नहीं दी जाती। इसको हम आगे और डिटेलिंग में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम आर्टिकल 9, और आर्टिकल 9 में कहा जाता है नागरिकता का अंत। नागरिकता का अंत, किन आधारों पर किसी व्यक्ति की नागरिकता का अंत किया जा सकता है? तो सबसे पहले याद रखें, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से त्याग दे दे, स्वेच्छा से त्याग, वो नागरिकता का त्याग करते कि भाई मैं आपका नागरिक नहीं रहना चाहता हूं। इसके बाद सरकार उससे छीन सकती है नागरिकता, वंचित कर देना या बर्खास्तगी के माध्यम से। कैसे? जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है लेकिन या फिर नागरिक बना है गलत जानकारी देकर, गलत जानकारी देकर नागरिकता हासिल करने पर, नागरिकता लेने पर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर के भारत का नागरिक बना और बाद में पता चल गया कि इसने भाई गलत जानकारी दी हुई थी, तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। या कोई ऐसा व्यक्ति जो 7 वर्षों तक जिसकी जानकारी रिकॉर्ड में नहीं हो, रिकॉर्ड में नहीं हो, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्षों तक कोई जानकारी नहीं है, वो मिसिंग है ना, कोई उसको नहीं जान रहा है कि वो है कहाँ, उसके बारे में कहीं नामांकन नहीं है, कहीं उसका वो है कहाँ, उसको कोई नहीं जानता है, उसने ना कभी अपना बैंक यूज़ किया, ना एटीएम कार्ड यूज़ किया, किसी भी प्रकार से कोई डॉक्यूमेंट अपना यूज़ नहीं कर रहा है और 7 वर्षों तक इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, तो उसकी क्या माना जाएगा? उसको मृत माना जाता है और उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसके बाद देखें, यदि कोई व्यक्ति जिसने रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण और नेचुरलाइजेशन, देशीकरण के माध्यम से, इसको अभी अपन देखेंगे ये दोनों टर्म क्या है, देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की हो, नागरिकता प्राप्त की हो। ठीक है, कोई व्यक्ति जो था विदेशी था और उसने रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के माध्यम से क्या किया हो? नागरिकता प्राप्त की हो,
और उसको नागरिकता मिलने के 5 वर्ष के भीतर, जब भी उसको नागरिकता मिली, नागरिकता मिलने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश के द्वारा, किसी अन्य देश के द्वारा क्या किया गया, 2 वर्ष की सजा दे दी गई, कि सजा मिल गई। मान लो कोई व्यक्ति कनाडा का निवासी था, उसने अप्लाई किया और नेचुरलाइजेशन के माध्यम से क्या करता है, वो भारत की नागरिकता ले लेता है। नागरिकता लिया और 5 साल के भीतर, हो सकता है नागरिकता लेने के 3 साल के बाद, उसको कनाडा की सरकार ने क्या कर दिया, किसी मामले में 2 वर्ष की सजा दे दी, तो उसकी जो नागरिकता है वो खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से कोई व्यक्ति हमारा नागरिक होता है या नागरिकता प्राप्त करता है, तो 5 वर्ष के भीतर अगर उसको किसी दूसरे देश से क्या हो गया, 2 वर्ष की सजा मिल गई, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसके बाद और भी देख सकते हैं, कोई व्यक्ति जो युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करे, शत्रु देश की सहायता करे, या देश की जानकारी साझा करे, ठीक है, युद्ध में है भारत और शत्रु देश की क्या करे, सहायता करे, या फिर उनको हमारी इंफॉर्मेशंस दे, तो उस भी व्यक्ति को अपराधी मान करके उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो आर्टिकल 9 बात करता है नागरिकता का अंत, और नागरिकता के अंत इन आधारों पर किए जा सकते हैं कि भाई कुछ खुद से छोड़ दे, गलत जानकारी दे करके। ये गलत जानकारी पंजीकरण देशीकरण में देखेंगे आगे शर्तें क्या है। 7 वर्षों तक जिसकी कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसका उसको मृत मान करके नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। पंजीकरण देशीकरण के माध्यम से यदि 5 साल के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाया और 5 साल के भीतर उसको किसी दूसरे देश में 2 साल की सजा हो गई, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। युद्ध के समय विदेशी राज्य के साथ क्या करे, साझा करे जानकारी या सहायता करे, तो उस व्यक्ति की क्या की जाएगी, नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 9 इसका प्रावधान करता है। मतलब आर्टिकल 9 व्यवस्था करेगा कि नागरिकता की समाप्ति किन आधारों पर की जा सकती है। आइए आगे देखते हैं हम आर्टिकल 10। और आर्टिकल 10 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का अंत विधि के प्राधिकार से ही किया जा सकता है। एकदम सिंपल सा एक लाइन में कि कोई भी व्यक्ति है उसकी नागरिकता का अंत क्या, विधि के प्राधिकार मतलब कानून के माध्यम से ही किया जाएगा। अगर उसने कोई ऐसा क्राइम किया है जिसमें नागरिकता की समाप्ति का प्रावधान है तभी किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी नागरिकता समाप्त करनी है तो किसी ना किसी कानून के माध्यम से उसकी नागरिकता समाप्त की जाएगी। और ये जो है कानून बनाने की जो शक्ति है वो शक्ति दी गई है किसको, भारतीय संसद को। केवल भारतीय संसद को ही नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति दी गई है, जिसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। ये आर्टिकल 10 कहेगा। ठीक है, तो आप जो आर्टिकल 9 में जो शर्तें पढ़ते थे कि इन आधारों पर किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, वो शर्तें क्या है, संसद ही बना सकती है और संसद ही कानून के माध्यम से किसी व्यक्ति की नागरिकता को छीन सकती है। आपका आखिरी आर्टिकल इस भाग का आर्टिकल 11। और आर्टिकल 11 में कहा गया कि नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति, नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति। तो नागरिकता से संबंधित जो कानून है उसको बनाने की शक्ति किसे दी गई है, तो ये जो पावर्स हैं ये पावर्स दी गई हैं किसको, भारतीय संसद को। विधानमंडलों के पास नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की कोई भी शक्ति नहीं है। ठीक है, तो शक्ति किसको दी गई, संसद को। और संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। क्या बनाया, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955।
और वर्तमान में नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान होंगे वो इसी एक्ट के माध्यम से लागू होते हैं और कहीं से नहीं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। अब जो आपका आर्टिकल 5, 6, 7, 8 जो थे ये क्या है, प्रभाव में नहीं है। अब प्रभाव में क्या है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। और इसमें कहा गया कि अब अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता चाहिए भारत की, इस अधिनियम के माध्यम से यह कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता चाहिए तो टोटल 5 प्रकार से वो भारत की नागरिकता ले सकता है। देखते हैं पहले उनका नाम, फिर डिटेलिंग करेंगे। टोटल कितने प्रकार से, 5 प्रकार से किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। पहला, जन्म से, बाय बर्थ। दूसरा, वंशक्रम से, बाय डिसेंट। तीसरा, पंजीकरण से, बाय रजिस्ट्रेशन। चौथा, देशीकरण से, बाय नेचुरलाइजेशन। और पांचवा, भूमि अधिग्रहण से, बाय लैंड एक्विजिशन, अधिग्रहण। वर्तमान में कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता केवल इन 5 आधारों से पा सकता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं उसके पास भारत की नागरिकता लेने का। कौन सा? जन्म से, वंशक्रम से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि अधिग्रहण से। बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय लैंड एक्विजिशन। इन 5 आधारों पर ही नागरिक हो सकता है कोई व्यक्ति। देखते हैं इनको डिटेल में। सबसे पहला, जन्म से, बाय बर्थ। जन्म से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे हो सकता है? तो याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, पहली शर्त भाई जन्म से, तो जन्म भारत में हुआ हो। और दूसरा क्या है, उसके माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति क्या हो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। ठीक है, व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो और उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। और यहां ध्यान देखें, एक तो भारत का नागरिक हो गया और जो दूसरा होना चाहिए वह अवैध प्रवासी न हो, मतलब बिना किसी पासपोर्ट वीजा के भारत में न घुसा हो। दूसरा व्यक्ति का शर्त है, एक तो भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो, बिना किसी पासपोर्ट वीजा के न घुसा हो भारत में, तो ही वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, जन्म से भारत का नागरिक कहलाएगा। पहली शर्त इसकी है, जिसमें जन्म कहां हो, भारत में। दूसरा देखते हैं, वंशक्रम से, बाय डिसेंट। वंशक्रम से समझिएगा, इसमें क्या शर्त है कि कोई भी व्यक्ति का जो जन्म होगा, जन्म भारत से बाहर हो, क्योंकि अगर भारत में जन्म हो गया तो बाई बर्थ मिलेगा, तो भारत से बाहर हो। और बाकी सारी शर्तें वही हैं कि माता या पिता में से कोई एक क्या हो, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक। और दूसरा क्या ना हो, अवैध प्रवासी न हो। पहला क्या हो, एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। ठीक है, तो वंशक्रम से देखें, व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर होगा और माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा व्यक्ति क्या नहीं होना चाहिए, अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। तब वंशक्रम से आपको क्या हो सकता है, भारत की नागरिकता मिल सकती है। यहां एक शर्त और याद रखेंगे, एक शर्त यहां पास ध्यान देंगे इस बाय डिसेंट में, कि बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर, बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा नागरिकता के लिए। भाई आप विदेश में हैं, विदेश में रह रहे हैं माता पिता, और वहां पास बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म के 1 वर्ष के भीतर उसको क्या करना पड़ेगा, आवेदन पेश करना पड़ेगा वहां की एम्बेसी में, भारतीय जो दूतावास है वहां पास करना पड़ेगा कि इसको नागरिकता चाहिए, तभी मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा।
तो इसको याद रखेंगे कि भाई जन्म के 1 वर्ष के भीतर आपको आवेदन करना पड़ेगा एम्बेसी में, तभी आप क्या कर सकते हैं, नागरिकता ले सकते हैं अपने बच्चे के लिए। ठीक है, तो 2 हमने देखा, एक जन्म से, एक वंशक्रम से। अंतर बस इतना है कि जन्म में व्यक्ति भारत में जन्म लेगा, वंशक्रम के आधार पर क्या हो जाए, भारत से बाहर लेगा। बाकी शर्तें सेम है, वंशक्रम में एक क्लॉज और ऐड हो जाएगा कि बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर क्या होगा, आपको आवेदन करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पंजीकरण के माध्यम से, बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण से। देखिए पंजीकरण से क्या प्रावधान है, तो पंजीकरण से समझिएगा, ऐसा कोई विदेशी जिसका संबंध भारत से हो, संबंध भारत से हो, उसके लिए प्रावधान किया गया है। कोई व्यक्ति जिसका क्या हो, संबंध भारत से हो, वो भारत का नागरिक नहीं है अभी। संबंध कैसा भारत से हो, देखिए मान लीजिए कि कोई ऐसा संतान, बच्चा जिसके माता पिता कभी भारतीय नागरिक रहे हों। भाई कोई ऐसा बच्चा, कोई हस्बैंड वाइफ थे जो भारतीय नागरिक थे, उन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली और उनकी संतान हुई और बाद में वो बच्चा चाहता है कि मैं भारत का नागरिक हो जाऊं। ये दूसरा, कोई व्यक्ति जिसका विवाह किसी भारतीय नागरिक के साथ हुआ हो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका विवाह क्या हो, किसी भारतीय व्यक्ति के साथ या भारतीय नागरिक के साथ। तो समझिएगा, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वह व्यक्ति नागरिकता ले सकता है जिसका किसी भारतीय नागरिक से कोई ना कोई संबंध हो, या तो ऐसी संतान जिसके माता पिता कभी भारतीय नागरिक रहे हों, वो भारतीय मूल का हो, और ऐसा कोई व्यक्ति जिसका विवाह भारतीय नागरिक के साथ हो गया हो। तो ऐसे लोगों को नागरिकता किसके माध्यम से दी जाएगी, पंजीकरण के माध्यम से दी जाएगी। इसके लिए करना क्या होगा, तो इसके लिए करना होगा आवेदन। और आवेदन की शर्तें क्या होंगी, शर्त यह होगी कि आवेदन से पूर्व 7 वर्षों तक भारत में निवास करना होगा, निवास करना होगा। भाई मान लीजिए किसी व्यक्ति का विवाह हुआ भारतीय नागरिक के साथ, तो क्या करेगा, भारत आकर के 7 वर्षों तक भारत में निवास करेगा, और जब 7 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो आवेदन देगा। आवेदन देने के बाद उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो पंजीकरण के माध्यम से ये है, पंजीकरण में किसी ना किसी प्रकार का संबंध होना आवश्यक है, तभी क्या होगा, भारत की नागरिकता दी जाएगी। अदरवाइज आपको फिर देशीकरण के माध्यम से नागरिकता लेनी पड़ेगी। देशीकरण के माध्यम, देशीकरण बाय नेचुरलाइजेशन, देशीकरण के माध्यम से देखते हैं किस व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी। तो ध्यान रखेंगे, व्यक्ति जिसका संबंध भारत से ना हो, संबंध भारत से नहीं होना चाहिए। संबंध कैसे, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा, तो ऐसे व्यक्ति सामान्यतः होते हैं राजदूत, जो एम्बेसडर्स होंगे, किसी दूसरे देश का एम्बेसडर जो भारत में काम कर रहा हो, या कोई अन्य कर्मचारी जो भारत, किसी दूसरे देश की सेवा कर रहा हो भारत में, या भारत की सेवा कर रहा हो भारत में रह करके। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जिनका संबंध भारत से ना हो, उनके लिए देशीकरण का ऑप्शन रहता है कि भाई आप क्या कर सकते हैं, देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ले सकते हैं। और इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा, और आवेदन के लिए, आवेदन से पूर्व आपको 14 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा। और भी शर्तें हैं कि 14 वर्ष तक आपको भारत में निवास करना होगा, पिछले 12 माह में आप निरंतर भारत के निवासी, मतलब भारत में रह रहे हो, ऐसे करके और भी शर्तें। बट बेसिकली हमको इतना जानना है कि 14 वर्ष तक भारत में निवास करने के बाद आपने क्या किया, आवेदन दिया। ठीक है, और आवेदन देने के बाद आपको क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। यहां ध्यान रखना है कि आपको भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, किसी भी एक भाषा का जो आपके 8th शेड्यूल में लिखी गई है। ठीक है, 14 वर्ष तक आप भारत में रहेंगे, ये तो रहना है। साथ ही साथ 8वीं अनुसूची के में जो संबंधित जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप आवेदन करेंगे तो आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी।
यह था आपका देशीकरण के माध्यम से नागरिकता लेने का तरीका। इससे पहले हमने पंजीकरण देखा। पंजीकरण देशीकरण में अंतर समझिएगा कि पंजीकरण के माध्यम से ऐसा व्यक्ति नागरिकता ले सकता है जिसका संबंध भारत से हो, और देशीकरण के माध्यम से ऐसा व्यक्ति लेगा जिसका संबंध भारत से न हो। इसलिए शर्तों में क्या है, डिफरेंस देखने को मिलता है। वहां 7 वर्ष, यहां 14 वर्ष। अगला जो तरीका है वो है भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण बाय लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन के माध्यम से समझिएगा कि एकदम बहुत सिंपल सा तरीका है कि यदि भारत सरकार ने किसी विदेशी राज्य की भूमि अर्जित कर ली हो तो वहां के समस्त निवासी भारत के नागरिक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, मान लो भारत ने किसी देश से किसी दूसरे देश की भूमि क्या कर ली, ले ली हो, तो वो उस लैंड में रहने वाले जितने लोग रहेंगे ना, वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक हो जाएंगे। किसी प्रकार का आवेदन देने की जरूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल है, हमने 100वां संविधान संशोधन किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 की बात है ये। इसमें क्या किया गया कि भारत और बांग्लादेश के बीच क्या हुआ, लैंड एक्सचेंज हुआ, जमीन अदला बदली हुई, जिसमें से 11 बस्तियां भारत ने बांग्लादेश को दी और 51 बस्तियां बांग्लादेश ने भारत को दी। तो ये जो 51 बस्तियों के जो निवासी थे ना, जो भारत जिसको एक्वायर कर लिया भारत ने, तो वहां के जो निवासी होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो गए। उनको किसी भी प्रकार कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं। वो भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि उनको नागरिकता उपलब्ध कराए और नागरिकों को मिलने वाले सारे अधिकारों को उनको ले जा करके दे या उसके बारे में उनको जागरूक करे। ठीक है, तो ये जो था भूमि अधिग्रहण। तो कुल मिलाकर के 5 तरीकों से वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला जन्म से, दूसरा वंशक्रम से, तीसरा पंजीकरण से, चौथा देशीकरण से और 5वां भूमि अधिग्रहण से। याद रखेंगे, बाय बर्थ और डिसेंट में बेस थोड़ा सा अंतर है, इन दोनों को एक साथ पढ़ना है। आपका रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन में बारीक सा अंतर, इन दोनों को एक साथ पढ़ना है। और लैंड एक्विजिशन बहुत ज्यादा क्लियर है, आपको एकदम सिंपल सा फंडा है। ठीक है, ये हुआ आपका नागरिकता आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। कुछ चीजें एडिशनल है, उसको भी देखें। ध्यान रखेंगे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA जिसको कहा जाता है, 2019 में लागू किया, मतलब में लेकर के आए 2019 में, और जिसको लागू किया गया 10 जनवरी 2020 को। इसमें कुछ प्रावधान किए गए, समझिएगा। इस प्रावधान को ऐसा कुछ याद रखें कि 6 धर्म और 3 देश। 6 धर्म देखें, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। 6 हो गए, 6 धर्म, 3 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ऐसा याद रखें, 6 धर्म और 3 देश। 6 धर्म कौन से, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, और 3 देश कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इन 3 देशों से ऐसे इन 6 धर्मों के लोग जो भारत 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हों, से पहले भारत आए हों, उन्हें भी क्या किया जाएगा, भारत की नागरिकता दी जाएगी। भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है।
किसके माध्यम से? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA 2019 के माध्यम से, जो लागू कब हुआ 10 जनवरी 2020 को। कहा गया कि 6 धर्म, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, जो 3 देशों से आए हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, यदि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हों तो उन्हें भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, अब ये मोटा मोटी देखिए 10 जनवरी से पीछे जाएंगे तो 5 साल, जबकि मिनिमम जो लेने की नागरिकता लेने की जो समय सीमा थी वो क्या थी? पंजीकरण में 7 साल और देशीकरण में 14 साल थी। इस केस में इसको कम किया गया है, केवल 5 वर्ष रखा गया है कि यहाँ के लोग अगर भारत आते हैं और 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए हैं ये, तो इनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो आज हमने देखा पार्ट 2, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक और उसकी पूरी डिटेलिंग की। नागरिकता के इस जोन से क्वेश्चन बनता है, अभी बनने के चांसेस एग्जाम में ज़्यादा हैं, इसलिए आप सारे आर्टिकल्स को पढ़ेंगे अच्छे से और इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थोड़े से हिस्से को आप देख लेंगे, ज़रूरी है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।